हेलो एवरीवन, कंपाउंड आईएएस लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इस गहरी चर्चा में स्वागत करती हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स। आज की ये डीप डाइव एग्जाम के नज़रिए से बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम जिसे एनालाइज करने वाले हैं वो एक आम डॉक्यूमेंट नहीं है। राइट। आज का हमारा सब्जेक्ट है द एग्जीक्यूटिव डॉसिए अप्रैल 01, 2026। देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग है। एग्जैक्टली और एस्पिरेंट्स को मैं पहले ही बता दूं, इस चर्चा में हम बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स कवर करेंगे। हाँ, और स्पेसिफिकली हम आज ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेस गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल रेजिलियंस, इन सभी पिलर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्लाइड नंबर 2 से शुरू करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब मुझे लगता है ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है ना? बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट है। मतलब दुनिया के एक कोने में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है और अचानक से यहाँ भारत में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव हिल जाती है। सही कहा आपने। और इस बार जो ट्रिगर पॉइंट है वो है यूएस इजराइल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। राइट। इस ऑपरेशन का इमीडिएट फॉलोआउट क्या हुआ? ईरानियन ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। हाँ, क्योंकि लगभग 30% यानी 30% ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट उसी चोक पॉइंट से होता है। एग्जैक्टली। और उस ब्लॉकेड की वजह से बाब एल मंडाब रिस्क अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसका प्राइमरी शॉक हमारी डोमेस्टिक मार्केट को लगा है। मतलब हमारा इंडियन क्रूड बास्केट डायरेक्ट उछलकर रफली $156 पर बैरल तक पहुंच गया है। एकदम अलार्मिंग है ये। $156 एक मैसिव स्पाइक है, और जब तेल इतना महंगा होता है तो उसका सेकेंडरी शॉक हमारी करेंसी पर आता है। रुपी डेप्रीशिएट होता है। बिल्कुल, रुपया बुरी तरह डेप्रिशिएट होगी, $95 पर यूएसडी पर आ गया है। और नेचुरली इंपोर्ट बिल पे करने के चक्कर में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स गिरकर $709 बिलियन पर आके रुक गए। ओह वाओ, $709 बिलियन। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, इसके 3 क्लियर इम्पैक्ट्स हैं। पहला, एक रैपिडली वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड। दूसरा, गवर्नमेंट पर राइजिंग एलपीजी और फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन्स। राइट, क्योंकि ग्लोबल प्राइस राइज का बर्डन डायरेक्ट सिटीजन्स पर तो डाल नहीं सकते। सही बात है। और तीसरा और सबसे क्रिटिकल, FY27 में लगभग 1% प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इरोजन का प्रैक्टिकली खतरा बन गया है। 1% ग्रोथ वाइप आउट होना, ये सच में एक मैसिव शॉक है। पर इस ग्लोबल शॉक को हैंडल करने के लिए रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? मतलब आरबीआई कुछ कर रहा है क्या? हाँ, आरबीआई ने इमीडिएटली कुछ ट्रेड रिलीफ मेजर्स अनाउंस करे हैं। जैसे एक्सपोर्ट रियलाइजेशन की टाइमलाइन जो पहले 9 महीने थी, उसे बढ़ाकर 15 मंथ्स कर दिया गया है। और साथ ही एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड को स्ट्रेच करके 450 दिन कर दिया है। 450 डेज? हाँ, और ये एग्जेम्पशन डायरेक्टली जून 30, 2026 तक वैलिड रहेगा। पर वेट, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। क्या आरबीआई के ये कदम सिर्फ एक बैंडेड या तात्कालिक राहत है, या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी काम कर रहा है? देखिए, आरबीआई का ये मूव बेसिकली लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि डिलेड ग्लोबल पेमेंट्स के चलते एक्सपोर्टर्स के पास कैश क्रंच था। पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लेवल पर आरबीआई ने फोरेक्स मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए बैंक्स नेट फोरेक्स ओपन एक्सपोजर को एक्सप्लिसिटली लिमिट करके 100 M पर डे कर दिया है। अच्छा, लिमिट लगाई है ताकि वॉलेटिलिटी कम हो। आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2026 यहाँ बहुत रेलेवेंट है। आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। राइट। ये बिल लोकसभा में पास्ड है, पर अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। इसका मेन गोल है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को और स्ट्रेंथन करना और क्रेडिटर्स को एम्पावर करना, ताकि कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस के टाइम पे जो लंबे लिटिगेशन डिलेज होते हैं उन्हें ड्रास्टिकली कम किया जा सके। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो हो गए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। लेकिन अगर हम अब डोमेस्टिक डायग्नोस्टिक्स की तरफ मुड़ें, स्लाइड 4 पर, तो हमारी इकोनॉमी अंदर से कैसा परफॉर्म कर रही है? वहां तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है। मतलब के शेप्ड इकोनॉमी। मुझे इस के शेप को ना एक ट्रेन के एग्जाम्पल से समझना बहुत पसंद है। एक ट्रेन? इंटरेस्टिंग, कैसे? देखिए, इस इकोनॉमी रूपी ट्रेन में जो एसी कोचेस हैं वो बिल्कुल तेज रफ्तार से एकदम आराम से आगे बढ़ रहे हैं, पर जो स्लीपर और जनरल कोचेस हैं ना, वो पीछे छूट रहे हैं। उन्हें इंजन की पावर नहीं मिल रही। ये एनालॉजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम आएगी। डेटा के हिसाब से आपके एसी कोचेस हैं कैपिटल गुड्स। राइट। इनमें हमें मैसिव ग्रोथ दिख रही है। कैपिटल गुड्स आर सर्जिंग एट +12.5%, जो कि एक 28 मंथ हाई है। और ओवरऑल आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी एक सॉलिड 5.2% पर है। तो बेसिकली हेडलाइन नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ,
पर अब आते हैं आपके स्लीपर कोचेस पर, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। जो आम आदमी खरीदता है। एग्जैक्टली वो सेक्शन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट -0.6%। -0.6। हाँ, और ये सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ है कंट्रैक्शन का। ये क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि हेडलाइन ग्रोथ के बावजूद मास लेवल पर या रूरल लेवल पर इनकम स्ट्रेस है, लोग बेसिक चीजें कम खरीद रहे हैं। और इसको सपोर्ट करता है हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा, जो स्लो होकर सिर्फ 2.3% रह गया है। दैट्स क्वाइट अलार्मिंग। और एनर्जी सेक्टर में भी तो एक अजीब सा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन है ना। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016 रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट दिखाती है कि एक तरफ हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल स्काई रॉकेट करके 47 लाख MW हिट कर चुका है, जिसमें से 71% प्योरली सोलर है। दैट इज मैसिव। और ग्रिड एफिशिएंसी भी तो इम्प्रूव हुई है। TND यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर लॉसेस सक्सेसफुली 22% से घटकर अब 17% हो गए हैं। बिल्कुल, पर कॉन्ट्रडिक्शन यहां आता है कि इतनी तरक्की के बावजूद हमारा टोटल कोल सप्लाई कंटिन्यूज टू राइज। राइट, यानी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस अभी भी कम नहीं हो रही। हम ट्रांजिशन जरूर कर रहे हैं, पर बेसिक लोड के लिए कोयला ही जल रहा है। सही कहा। अब देखिए, जब एक के शेप्ड इकोनॉमी होती है और रूरल स्ट्रेस पड़ता है, तो उसका सीधा असर पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी पर पड़ता है, जो हमें स्लाइड 5 में दिखता है। द EC इम्पीचमेंट मोशन, ये एक सच में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पर यहाँ मैं सभी एस्पिरेंट्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना चाहूंगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको इस मुद्दे पर बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, फुली ऑब्जेक्टिव। किसी पॉलिटिकल पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करना है। हम इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल विश्लेषण करेंगे। एग्जैक्टली। फैक्ट ये है कि 193 ऑपोजिशन MPs ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड इम्पीचमेंट नोटिस फाइल किया है। ऐसा प्रेसिडेंट पहले नहीं देखा गया। और इस पूरे क्राइसिस की जड़ कहाँ है? द SII कंट्रोवर्सी। राइट। वेस्ट बंगाल में लगभग 5.8 मिलियन इलेक्टर्स का मास डिलीशन कर दिया गया। 5.8 मिलियन, वो भी प्योरली एक AI टूल के भरोसे से। हाँ, एक AI लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी टूल यूज किया गया था। और प्रॉब्लम टूल की उतनी नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसीजर की है। इतने बड़े लेवल पर लोगों को बिना किसी प्रोपोर्शनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल के हटा दिया गया। मतलब वोटर को पता ही नहीं और एल्गोरिदम ने उसे बाहर कर दिया। अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देखें तो ये आर्टिकल 324, जो सुपरिंटेंडेंस ऑफ इलेक्शंस की बात करता है। हाँ। और आर्टिकल 326 यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उन दोनों के कोर मैकेनिज्म को टच करता है। बिल्कुल करता है। और UPSC एस्पिरेंट्स को यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी गैप नोटिस करना पड़ेगा। द 2023 एक्ट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI को EC अपॉइंटमेंट कमेटी से हटा दिया गया था, जिसके कारण ऑलरेडी एक परसीव्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट बन गया था सिस्टम में। ऊपर से AI ने बिना अकाउंटेबिलिटी के डिलीट कर दिया। एग्जैक्टली। और जब AI ने डिलीशन किया तो इंस्टीट्यूशन की फेयरनेस पर लोगों का डिस्ट्रस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया। पर एक बात मैं कहूंगी, AI एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन गया है अब। एक तरफ चुनावों में क्राइसिस खड़ा कर रहा है, और वही AI बॉटम अप अप्रोच में हमारी रूरल गवर्नेंस आर्किटेक्चर को एक नया रूप दे रहा है। स्लाइड 6 पर आते हैं। हाँ, रूरल गवर्नेंस एक ब्राइट स्पॉट है। यहाँ एसेंशियली हम 3 टियर्स देख रहे हैं। मैं सच में इस अप्रोच की सराहना करती हूँ कि टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल गांव-गांव तक पहुंच रही है। सही में। टियर 3 देखिए, लीगल एक्सेस। इसमें प्लेटफॉर्म है न्याय सेतु AI। ओह, न्याय सेतु। और इसका इंटरफेस बहुत यूजर फ्रेंडली है, राइट? बिल्कुल, ये एक मल्टीलिंगुअल वॉइस फर्स्ट AI लीगल असिस्टेंट चैटबॉट है। और कैंडिडेट्स याद रखें, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है दिशिका। इस AI को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS फ्रेमवर्क्स पर स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है, ताकि ग्रास रूट लेवल पर जस्टिस को डेमोक्रेटाइज किया जा सके, आम आदमी अपनी भाषा में बोलकर कानूनी मदद ले सके। राइट। उसके बाद आता है टियर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव AI। प्लेटफॉर्म का नाम है सभासार। सभासार, ये तो ग्राम सभास के लिए था ना? हाँ, ग्राम सभास में जो मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए एक एडवांस्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है। ये इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल पर बिल्कुल सिक्योरली ऑपरेट करता है। और आई थिंक ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। हाँ, पूरी 23 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो मीटिंग की समरी ऑटोमेटिकली एक्यूरेट बन जाती है। वाओ! और इन सब का फाउंडेशन है टियर 1 यानी फाइनेंशियल फॉर्मलाइजेशन।
इसमें ई ग्राम स्वराज और PFMS प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें एस्पिरेंट्स को ये डेटा पॉइंट ध्यान रखना है। ओवर 3 लाख करोड़ के क्यूमुलेटिव डिजिटल ट्रांजैक्शंस सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं। 3 लाख करोड़, इसका मतलब कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया और लगभग 1.6 करोड़ रूरल वेंडर्स अब फॉर्मली इकोनॉमिक इकोसिस्टम से जुड़ चुके हैं। एग्जैक्टली। पर देखिए, इस प्रिसिजन ई गवर्नेंस के लिए हमें एग्जैक्ट डेमोग्राफिक डेटा चाहिए होता है, और उसके बिना ये सब बेकार है। इसीलिए स्लाइड 7 फोकस करता है सेंसस 2027 और हमारी रीजनल आइडेंटिटीज पर। हाँ, और सेंसस 2027 का फेज 1 अपने आप में हिस्टोरिक है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन काउंट एक्सरसाइज है, और सबसे बड़ी बात, इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। सही कहा। इस बार एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल दिया गया है जो 16 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मतलब लोग खुद अपना डेटा भर सकते हैं, और क्वेश्चनर में शायद 33 क्वेश्चंस हैं इस बार। हाँ, एग्जैक्टली 33 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक्सप्लिसिटली हाउसिंग और इंटरनेट एक्सेस के बारे में भी पूछा गया है। और यहाँ एक और बड़ा सोशलॉजिकल शिफ्ट नोट करने वाला है। वो क्या? इस सेंसस में लिव इन कपल्स को भी ऑफिशियली स्टेबल यूनियंस या मैरिड कैटेगरीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वेट, रियली? यस, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव पॉलिसी शिफ्ट है। बिल्कुल है। और इसी डेमोग्राफिक और मॉडर्न शिफ्ट के बीच एक सवाल उठता है कि क्या इस डिजिटल इकोनॉमी में हमारी लोकल कल्चरल आइडेंटिटी पीछे छूट रही है? वही मैं आपसे पूछने वाली थी। एक तरफ हम फुल्ली डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, तो पूर्वांचल महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स की क्या रेलेवेंस रह जाती है? रेलेवेंस और बढ़ जाती है। माटी 9 नाम का ये पूर्वांचल महोत्सव इस रीजन की माटी यानी मिट्टी को सेलिब्रेट करने वाला एक मैसिव कल्चरल फेस्टिवल है। ये एसेंशियली ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के मास कल्चर के अगेंस्ट एक रीजनल आइडेंटिटी और कल्चरल टूरिज्म को स्ट्रांगली फॉस्टर करता है। और इससे डेफिनेटली लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। पर देखिए, चाहे ई गवर्नेंस हो, सेंसस हो या कल्चरल महोत्सव, ये सब तभी फल फूल सकते हैं जब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीटली स्थिर हो। बिना सुरक्षा के कोई विकास नहीं होता। बहुत पॉइंट की बात कही आपने। और इंटरनल सिक्योरिटी का एक बेस्ट केस स्टडी है स्लाइड 8, द समाधान डीकंस्ट्रक्शन इन बस्तर। राइट, क्योंकि सुरक्षा कभी भी सिर्फ बंदूकों से नहीं आती। इसमें काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, फाइनेंशियल स्क्वीज और डेवलपमेंट का एक 360 डिग्री अप्रोच लगता है। एग्जैक्टली। बस्तर में वही अप्रोच अपनाया गया। सिक्योरिटी एंड टेक के कॉम्बिनेशन को देखें तो नए फॉरवर्ड कैंप्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। इनमें GPS ट्रैक्ड पेट्रोल्स हैं, सैटेलाइट फोन्स हैं। और ये फॉरवर्ड कैंप सिर्फ फौजी बेस नहीं है, राइट? ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में ऑपरेट करते हैं। हाँ, और इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा देखिए। बस्तर डिवीजन का 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अब लार्जली माओइस्ट फ्री घोषित कर दिया गया है। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मुझे याद है 2014 का डेटा, लगभग 126 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे कंट्री में। और अब गिरकर कितने में गए? सिर्फ 2। सिर्फ 2। हाँ, 2026 में सिर्फ बीजापुर और सुकमा बचे हैं। ये नंबर सच में दिखाते हैं कि पॉलिसी काम कर रही है, और इसमें डेफिनेटली फाइनेंशियल स्क्वीज का एक बहुत बड़ा हाथ है। 100%। NIA और ED क्रैकडाउन्स के जरिए सीधा एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स को टारगेट करके तोड़ दिया गया। इन रेड्स में लगभग 40 करोड़ रुपए सीज किए गए। जब फंडिंग लाइन कट हो जाती है तो इंसर्जेंसी अपने आप कोलैप्स होने लगती है। लेकिन इस प्रोग्रेस के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्राउंड पर रिमेनिंग चैलेंजेस अभी भी काफी फॉर्मिडेबल हैं। इमीडिएट थ्रेट तो IDs का ही है। हाँ, वहाँ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव डी-माइनिंग ऑपरेशंस की कांस्टेंट जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA 2006 और PSA 1996 को रिगरसली इम्प्लीमेंट करने की क्रिटिकल नीड है। बिना ट्राइबल राइट्स के लॉन्ग टर्म शांति मुश्किल है। एकदम सही एनालिसिस है। अभी तक हमने अंदरूनी जंगलों को सिक्योर करने की बात की, लेकिन एक मॉडर्न नेशन स्टेट को अपनी विशाल समुद्री सीमाओं, कोस्टल बॉर्डर्स की भी चिंता करनी पड़ती है। बिल्कुल। जैसे कि हमने शुरू में देखा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक होने से इकोनॉमी हिल सकती है। इसीलिए स्लाइड 9 फोकस करता है हमारी एक्सपेंडिंग कोस्टल फ्लीट पर। इंडियन नेवी अग्रेसिवली लिटोरल जोन्स को सिक्योर कर रही है। इसमें सबसे नोटेबल एडिशन है INS मालवान। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ना, ASWSC। हाँ, इसका वेट लगभग 1100 टन है
और ये एडवांस्ड वाटर जेट propulsion पर चलता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि ये 80% इंडिजिनस है। वाओ, मतलब सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। और इसका स्ट्रेटेजिक रोल क्या है? इसका मेन काम स्टेल्थ कोस्टल डिफेंस है और स्पेशली लिटोरल जोन्स यानी उबड़-खाबड़ किनारों पर दुश्मन की सबमरीन्स को ढूंढकर न्यूट्रलाइज करना। एक्सीलेंट। और इसके अलावा INS आग्रा को भी इंटेक्ट किया गया है? राइट। ये 4th आर्नाला क्लास ASW SWC है और एस्पिरेंट्स नोट कर लें, ये ऑफिशियली ओल्डर अभय क्लास को रिप्लेस कर रहा है। और छोटा वेसल होने के बावजूद इट इज हेविली आर्म्ड, है ना? इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स और 30 mm नेवल सरफेस गन इसमें फिटेड है। बिल्कुल। और ऑफशोर प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए शांची को भी लॉन्च किया गया है, जिसे यार्ड 12080 क्लासिफाई किया गया है। शांची एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी NGOPV है। इसका काम बेसिकली मल्टी डोमेन सर्वेलेंस, SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू और हमारे ऑफशोर एसेट्स को प्रोटेक्शन देना है। एग्जैक्टली। और इन सभी नेवल एसेट्स की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ही हाल ही में IMEX TTX 2026 कंडक्ट हुआ, जिसे इंडियन नेवी ने होस्ट किया था अंडर द IONS फ्रेमवर्क, राइट? हाँ, ये एसेंशियली एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो इंडियन ओशन रीजन में स्पेसिफिकली नॉन ट्रेडिशनल मैरिटाइम थ्रेट्स जैसे पायरेसी या डिजास्टर्स पर फोकस करती है। प्राकृतिक आपदाओं का जो फंडिंग मॉडल है उसमें 16वें वित्त आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। बिल्कुल। उन्होंने पुराने एडिटिव मॉडल को हटाकर अब मल्टीप्लिकेटिव डिजास्टर रिस्क इंडेक्स अपनाया है, जिसे हम शॉर्ट में DRI कहते हैं। अच्छा। इस फॉर्मूला में रिस्क बराबर है खतरा गुणा एक्सपोजर गुणा भेद्यता, यानी रिस्क इक्वल्स हैजर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटी। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक एनालॉजी लेती हूँ। जैसे मान लीजिए जंगल की आग है। हाँ। तो खतरा या हैजर्ड ये है कि आग लगने की संभावना कितनी है। हाँ, सही है। और भेद्यता या वाल्नेबिलिटी ये है कि वहाँ की लकड़ी कितनी सूखी हुई है, और एक्सपोजर ये है कि वहाँ असल में कितनी लकड़ी मौजूद है। राइट, एग्जैक्टली। और अगर हम इसे आयोग के नजरिए से देखें तो हैजर्ड के लिए उन्होंने 10 अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं को रखा है और वल्नरेबिलिटी मापने के लिए पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या NSDP का इस्तेमाल किया है। यानी जो राज्य गरीब हैं उन्हें हाई स्कोर मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। उन्होंने एक्सपोजर का अनुमान लगाने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को संपत्तियों के प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। वेट, मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम जनसंख्या को बेस बना रहे हैं तो क्या ये तरीका डीपली फ्लॉड नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, अगर सिर्फ लोगों की गिनती आधार है तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा फंडिंग मिलेगी, पर केरला या ओडिशा जैसे तटीय राज्यों के बारे में सोचिए। सही पॉइंट है। वहां आबादी शायद कम हो, पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां चक्रवात या बाढ़ का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो क्या सिर्फ पॉपुलेशन गिनकर हम इकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर रहे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना भी है। देखिए, जब नीतियां बनती है ना, तो सिर्फ डेटा देखकर नहीं बन सकती। एक तटीय गांव चाहे कम आबादी वाला हो, पर उसका एक्सपोजर भौतिक रूप से ज्यादा होता है। वही तो, जमीनी रियलिटी को तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, भौगोलिक वास्तविकता जरूरी है, नहीं तो रिसोर्स एलोकेशन गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गई मैक्रो लेवल की बात। अब इसे छोड़कर थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं, उसी नालंदा मंदिर वाले किस्से पर जो आपने शुरू में बताया। हाँ, जहाँ प्रबंधन की कमियों से इतना बड़ा हादसा हो गया। सही कहा। लोग अक्सर सोचते हैं कि भगदड़ सिर्फ पैनिक से मचती है, पर यहाँ एक हाइपर डेंसिटी और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स का घातक मिश्रण था। इसे फिजिक्स ऑफ द क्राउड या भीड़ का विज्ञान कहते हैं। मतलब लोग सच में किसी लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं? हाँ, सोचिए आप एक फनल में रेत डाल रहे हैं। आराम से डालेंगे तो निकल जाएगी, पर एक साथ बहुत सारी रेत डालेंगे तो वो अटक जाएगी, जैम हो जाएगा। अच्छा, वैसा ही भीड़ के साथ होता है जब डेंसिटी एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। एग्जैक्टली। हाई डेंसिटी पर फ्लूइड डायनामिक शुरू हो जाता है। एक इंसान का अपने ऊपर से ऑटोनॉमस कंट्रोल खत्म हो जाता है और एक शॉकवेव आगे वालों को कुचल सकती है। बाप रे। तो इसका हल क्या है? क्या इसके लिए कोई प्रबंधन SOPs की जरूरत नहीं है? बहुत सख्त जरूरत है। सबसे पहला तो स्ट्रिक्ट एंट्री रेगुलेशन, चाहे इवेंट फ्री ही क्यों ना हो, वहां इलेक्ट्रॉनिक टर्न स्टाइल्स होने चाहिए, ताकि लोग एक एक करके अंदर जाएं और वो फनल ब्लॉक ना हो।
सही पकड़ा। दूसरा है AI बेस्ड प्रिडिक्टिव सिमुलेशन, जो एडवांस में बता दे कि अगले 15 मिनट में कहां पर बॉटलनेक बनने वाला है। और तीसरा, और शायद सबसे प्रैक्टिकल, नॉन वर्बल क्यूज यानी शारीरिक हाव भाव की पहचान करना। वो कैसे? भीड़ एक क्रिटिकल मास तक पहुंचे उससे पहले ही लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस या सांस लेने के लिए थोड़ी ऊपर उठाना, ऐसे हाव भाव देखकर वॉलंटियर्स अलर्ट हो सकते हैं। ये सच में एक ऐसी अप्रोच है जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। अच्छा, अब शहरों में इंसानों के फ्लो को तो हमने समझ लिया। अब इसी शहरी स्थान में जो फिजिकल फ्लो है यानी कचरा प्रबंधन, उसकी बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, इसने तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। हाँ, जहाँ पहले 2016 में सिर्फ गीला और सूखा कचरा अलग होता था, अब नई सिफारिशों में 4 स्ट्रीम मैंडेटरी सेग्रीगेशन है। मतलब गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ा पुश है वो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है। उन्होंने लैंडफिल्स को स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया है। अगर कोई म्युनिसिपैलिटी वहां कचरा डालती है तो उन पर हैवी एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन पेनल्टी लगेगी। राइट। और अक्टूबर 2026 तक बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। हाँ, और जो कचरा जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी से ज्यादा है, उसको सीधे जमीन में नहीं डाल सकते। अच्छा, तो उसको क्या करेंगे? उस कचरे को रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी RDF में बदलना जरूरी है, ताकि सीमेंट या थर्मल प्लांट्स में उसको ईंधन की तरह यूज कर सकें। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, पर यहाँ एक सवाल आता है। क्या सिर्फ सख्त नियम बना देने से या घरों के बाहर 4 डिब्बे रख देने से भारत जैसे देश में अचानक सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगी, बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल नेचुरल है, पर यह सिर्फ डिब्बे रखने की बात नहीं है। इसमें जो EPR है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बल्क जनरेटर्स पर सख्त नियम लगाती है। उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यही है कि कचरा अब प्रॉब्लम नहीं, रिसोर्स बन गया है। RDF के रूप में फ्यूल बन रहा है। यानी पूरा साइकिल तभी पूरा होगा जब एंड टू एंड अकाउंटेबिलिटी होगी। एग्जैक्टली। चलिए, तो घरेलू मामलों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी की। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत नगोया प्रोटोकॉल का बहुत ही सख्ती से पालन कर रहा है। हाँ, और उसके फिगर्स हैरान करने वाले हैं। भारत ABS क्लियरिंग हाउस पर दुनिया के 56% इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस होल्ड करता है, जिन्हें हम IRCCs कहते हैं। वेट, 56%? ग्लोबल लेवल पर 6,311 में से अकेले भारत के पास 3,561 IRCCs हैं। जी हाँ, ये साबित करता है कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लेकर कितने सीरियस हैं। मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि ये जो IRCC है ना, ये प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान के लिए एक कठोर डिजिटल लॉक की तरह है। मतलब एक पेटेंट की तरह, ताकि कोई फॉरेन कंपनी बिना हमारी परमिशन और प्रॉफिट शेयर किए हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ को चुरा ना ले। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये, और यही कारण है कि इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी PIC की जरूरत होती है। और भारत ये ग्लोबली प्रमोट कर रहा है, जैसा कि हाल ही में ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में जो CMS COP15 हुआ। हाँ, जिसका थीम था कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। बिल्कुल। और ये भी याद रखना होगा कि अगला CMS COP16 2029 में जर्मनी में होगा। डिप्लोमेसी में ऐसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। सही कहा। अच्छा, अब पृथ्वी और उसके आपस की डिप्लोमेसी को छोड़कर थोड़ा ऊपर चलते हैं, सीधे स्पेस में, क्योंकि पृथ्वी की तरह अब अंतरिक्ष में भी कचरे का संकट खड़ा हो गया है। हाँ, स्पेस डेब्रीज और स्पेस गवर्नेंस अभी का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। वही केस्लर सिंड्रोम वाली बात ना? हाँ, वही। क्योंकि कमर्शियल सैटेलाइट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि ऑर्बिट्स लगातार भर रहे हैं, और केस्लर सिंड्रोम का जो मॉडल है वो डराता है। उसमें ऐसा क्या डरावना है? सोचिए कि स्पेस में एक सिक्के से भी छोटा कचरे का टुकड़ा अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से इतनी तेज घूम रहा है कि अगर वो किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाए तो उसके परखे उड़ा देगा। बाप रे। और फिर उस सैटेलाइट के हजारों टुकड़े बाकी सैटेलाइट से टकराएंगे। एक कैटास्ट्रॉफिक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। पर क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल रूल्स नहीं है? जो 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी थी, उसके आर्टिकल्स 6 और 7 तो साफ कहते हैं कि राज्य अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कहते तो हैं, पर यही आती है संधि या ट्रीटी की विफलता। कॉपुअस के जो स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस हैं, वो कंप्लीटली वॉलंटरी हैं। वॉलंटरी?
यानी मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो जब तक नियम बाइंडिंग नहीं होंगे, बड़े पावर्स इसे इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन यहां भारत के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है, आईएन स्पेस के माध्यम से। वो कैसे? भारत अपने डोमेस्टिक लाइसेंसिंग रूल्स में एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी और वेरीफाइबल बना सकता है। एक तरीके से दुनिया को राह दिखा सकता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या भारत का आयन स्पेस अकेले अपने रूल से पूरी दुनिया का कचरा रोक पाएगा? जब बड़ी शक्तियां वॉलंटरीली इसे नहीं मान रही हैं, तो हम अकेले अंतरिक्ष का स्वच्छ भारत अभियान कैसे चला लेंगे? अकेले पूरी दुनिया को सुधारना तो शायद नामुमकिन हो, पर इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेसी नॉर्म सेटिंग से चलती है। अगर हम अपने नियम सख्त कर लेंगे तो हम ग्लोबल टेबल पर मॉरली हाई ग्राउंड होल्ड करेंगे और फ्यूचर ट्रीटीज में हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये एक सॉलिड पॉइंट है। अच्छा, जब स्पेस की बात हो ही रही है तो थोड़ा स्पेस एक्सप्लोरेशन पर आते हैं, विशेष रूप से अमेरिका और भारत के चंद्र अभियानों के अलग-अलग ट्रेजेक्ट्रीज या रास्तों के बारे में। आप आर्टेमिस 2 और चंद्रयान 3 की बात कर रही हैं, राइट? जी बिल्कुल। दोनों के अप्रोच में कितना फर्क था? आर्टेमिस 2 जो पिछले 50 सालों में नासा का पहला क्रूड लूनर मिशन है, उसका प्रोफाइल बिल्कुल फास्ट और हाई थ्रस्ट वाला है। विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करके ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन के जरिए वो लोग बस 3-4 दिन में चांद पर पहुंच जाएंगे। और वो 10 दिन का फ्लाई बाय होगा जो चांद के फार साइड से करीब 6,500 किलोमीटर आगे तक जाएगा। इसके लिए इनॉर्मस रॉ पावर चाहिए होती है। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम चंद्रयान 3 को देखें तो उसने बहुत ही एफिशिएंट और ग्रेविटी असिस्टेड ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल किया था। वहां कई हफ्तों तक धीमे और हाईली फ्यूल एफिशिएंट ऑर्बिटल लूप्स लगाए गए। सही कहा, दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल अलग है। आर्टेमिस इंसानों को ले जा रहा है तो टाइम मैटर करता है। हाँ, अगर मैं इसे आम भाषा में समझाऊं तो आर्टेमिस 2 एक सुपर कार की तरह है जो सीधे और बहुत तेजी से अपना सारा ईंधन जलाकर आगे बढ़ती है, जबकि चंद्रयान 3 एक बहुत ही समझदार ड्राइवर की तरह था जिसने इंजन के थ्रस्ट से ज्यादा यूनिवर्स की नेचुरल स्लोप यानी ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट्स का फायदा उठाया और अपना फ्यूल बचाया। ये बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। चंद्रयान ने स्पीड के बजाय पेलोड कैपेसिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया। बिल्कुल। चलिए, अब इन सारी हाईटेक स्पेस बातों से वापस जमीन पर आते हैं और हमारे इनोवेशन रेडार की तरफ बढ़ते हैं। आज टेक, मटेरियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कुछ कमाल के स्वदेशी इनोवेशंस हैं। हाँ, 4 बहुत ही प्रमुख इनोवेशंस हैं। पहला तो गुजरात के सानंद में जिसका उद्घाटन हुआ है, वो सेमीकंडक्टर हब। ओह, कैन सेमिकॉन वाला। जी, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सिलिकॉन वैली के लिए एक ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरा है ब्रिकराब यानी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल का रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड। ये 14 संस्थानों को एक डिसेंट्रलाइज्ड नेशनल लैब मॉडल में इंटीग्रेट कर रहा है, ताकि 2023 तक भारत की बायो इकोनॉमी 300 बिलियन रुपए तक पहुंच सके। ये तो बड़ा गोल है। बिल्कुल। और तीसरा इनोवेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है, बायोबिटुमेन, जिसे CSIR ने स्वदेशी रूप से डेवलप किया है। हाँ, CRI और IIP की टीम ने ना। हाँ, पर इसमें खास क्या है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये इनोवेशंस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, सीधे इकोनॉमी से जुड़े हैं। बायोबिटुमेन फसलों के अवशेषों का उपयोग करके बनाया जाता है। अरे वाह, यानी ये एक ही तीर से 2 शिकार कर रहा है। एक तरफ तो उत्तर भारत में जो पराली जलाने की सबसे बड़ी समस्या है उसको सॉल्व करेगा, और दूसरा सड़क निर्माण के लिए बिटुमेन इंपोर्ट करने की कॉस्ट बचाएगा। सही पकड़ा। और चौथा इनोवेशन है IIT गुवाहाटी द्वारा बनाई गई PCM ब्रिक्स। PCM ब्रिक्स? हाँ, फेज चेंज मटेरियल ब्रिक्स। इनमें उस मटेरियल को सीधे ईंटों में इंटीग्रेट कर दिया गया है जो घर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मतलब दिन में हीट एब्जॉर्ब करके पिघल जाएगा और रात में जमकर हीट रिलीज करेगा। बेहद एनर्जी एफिशिएंट। कमाल है। ये सारे इनोवेशंस दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर फोकस कितना बढ़ गया है। अच्छा, अब सेशन के आखिरी हिस्से पर चलते हैं जो हमारा प्रीलिम्स रेडार है। हाँ, जिसमें हम स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करते हैं। राइट। तो पिछले दिनों पर्यावरण मंत्रालय ने भावासागर रेफरल सेंटर को ऑफिशियल तौर पर डीप सी फौना के लिए भारत का नेशनल रिपोजिटरी घोषित किया है।
जी, और ये कोची में CMLRE के अंदर स्थित है, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहाँ जितनी भी नई डीप सी स्पीशीज खोजी गई हैं, उनके लगभग 3,500 नमूनों और जेनेटिक डेटा की कस्टोडियनशिप इनके पास है। तो एक तरह से ये हमारे डीप ओशन मिशन का एक क्रूशल सपोर्ट पिलर है। बिल्कुल, और इसी बायोडायवर्सिटी के चलते एक नई कीट प्रजाति भी मिली है, जिसका नाम है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस। ये भारत की एंटोमोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी को दिखाता है। वेट, नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस नाम थोड़ा लंबा है, पर यहाँ मुझे उम्मीदवारों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज पूछनी है। एक छोटे से कीड़े या इंसेक्ट की खोज यूपीएससी के लिए अचानक से इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? देखिए, देखने में ये शायद सिर्फ एक छोटा सा कीट लगे, पर असली बात है इकोलॉजिकल नीशेस की। ये इस बात का सूचक है कि भारत में अभी भी ऐसी अनदेखी जगहें हैं जहां यूनिक प्रजातियां पनप रही हैं। और याद है, हमने नगोया प्रोटोकॉल और IRCs की बात की थी। हाँ, वो डिजिटल लॉक वाली। ओ, मैं समझ गई। अगर हम इन छोटी प्रजातियों को पहचानेंगे नहीं, उन्हें कैटलॉग नहीं करेंगे, तो हम अपना पेटेंट और जेनेटिक राइट्स कैसे क्लेम करेंगे? एग्जैक्ट पॉइंट। ये बायोडायवर्सिटी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो इसका मतलब चाहे हम आपदा के फॉर्मूले की बात करें या स्पेस के कचरे के नियम या डीप सी के गहरे राज, सब कुछ घूम फिरकर एक ही छोर पर आता है, बेटर गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल। एक अच्छा प्रशासक वही है जो सिर्फ मौजूदा समस्या को ना देखे, बल्कि उन रिस्क्स का अंदाजा लगाए जो अभी सामने आए भी नहीं हैं। सही बात है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं।